दोस्तों आज हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से सिंपल तरीके से सीखेंगे कि एक्चुअल में इम्पल्सिव वेव के रूल्स एंड गाइडलाइंस क्या होते हैं। रूल्स को हमने किस तरीके से देखना है, समझना है और उसको अप्लाई करना है, और किस तरीके से हमें गाइडलाइंस को देखना है। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस वीडियो में समझाने वाला हूं, क्योंकि आप जानते हैं जब भी मैं कोई चीज़ आपको बताता हूं तो बहुत ही सिंपल वे बताता हूं। जितना आप कॉम्प्लिकेट चीज़ को करेंगे तो वो आपको क्लियर नहीं होगी, उल्टा आप उसके अंदर ही फंसते चले जाएंगे, ट्रैप होते चले जाएंगे। तो आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में इम्पल्सिव वेव के बारे में आपको बताने वाला हूं। और अब ये समझे चले दोस्तों, इम्पल्सिव वेव ही एक ऐसी वेव होती है जहां पर हमारे को एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलता है। अगर हमारे को इम्पल्सिव वेव जहां मिल जाती है, वहां पे आप ये समझें कि काफ़ी अच्छा टाइम होता है एक बहुत अच्छा पैसा कमाने के लिए। और जो करेक्टिव फेज होता है वहाँ पर मार्केट अप डाउन होती है, वहाँ पर इतना पैसा नहीं बनता जितना पैसा जो है वो हमारे इम्पल्सिव वेव में बनता है। जैसा कि जानते हैं कि आप कोरोना के टाइम पे जब 7500 रुपये का हमारा लो लगा था, वहाँ से लेकर जो 18,000 रुपये का हमारा भी जो हाई लगा है 18,800 के आसपास का, ये पूरी की पूरी एक इम्पल्सिव वेव आई है। इस तरीके से काम करती है इम्पल्सिव वेव। अगर आपने अच्छे से इम्पल्सिव वेव को समझ लिया, इसके रूल्स एंड गाइडलाइंस को समझ लिया, तो दोस्तों आपको मार्केट को समझने में, मार्केट में काम करने में, मार्केट में डायरेक्शन समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि इसके रूल्स क्या हैं। तो ये जो रूल्स है एंड गाइडलाइंस जो दी होती है, अगर आप कोई भी एक्टिविटी करने जाते हैं, इवन कि आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, वहाँ पर भी रूल्स एप्लीकेबल है। अगर आप फुटबॉल की बात करते हैं, वहाँ पर भी रूल एप्लीकेबल है। तो सिमिलरली उस तरीके से ही हमारे इलीट वेव थ्योरी के अंदर भी कुछ रूल्स हैं और कुछ गाइडलाइंस है। इस रूल को हमने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना। अगर हम इस रूल को ब्रेक करते हैं तो हम एक गलत डायरेक्शन में हम उसकी मार्किंग करेंगे और वहां पे हमारे को लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला रूल समझते हैं। जब भी हमारी मार्केट में एक करेक्शन खत्म होती है, जहां पे खत्म होती है वहीं से हमारी इंपल्सिव मूव स्टार्ट होती है। ठीक है, इंपल्सिव मूव स्टार्ट होने में उसके अंदर 5 सबऑर्डिनेट होते हैं, 5 सबऑर्डिनेट। मार्केट में जब भी इंपल्सिव मूव बनेगी, चाहे वो ऊपर के डायरेक्शन में बनेगी, चाहे वो नीचे की डायरेक्शन में बनेगी, उसके अंदर आपको 5 सबऑर्डिनेट ही मिलेंगे। अगर उसके अंदर 5 से कम मिलते हैं तो वो हमारी इंपल्सिव वेव नहीं है। ठीक है, अब जब हमारी फर्स्ट इंपल्सिव वेव वहां पर मिल जाती है, उसके बाद जो उसकी सेकंड मूव होती है, जैसे आप देख पा रहे हैं चार्ट मेरे पीछे, जब इसकी सेकंड मूव होती है वो पूरी 100% वन वाली मूव के नीचे नहीं जानी चाहिए। मतलब उसके नीचे उसको 100% रिट्रेस नहीं करनी चाहिए। सेकंड मूव जो होती है वो फर्स्ट के नीचे नहीं जाएगी। अगर फर्स्ट के नीचे चली गई तो अब ये समझ लीजिए कि जो फर्स्ट मूव बनी है वो मूव ही खत्म हो गई। सिंपल है। तो सेकंड वाली जो वेव है वो फर्स्ट के नीचे बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। मैं भी आपको रूल बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको चार्ट के ऊपर भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये काम करता है। अब यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट वेव का और सेकंड वेव का लॉजिक भी बता दूं, कि ताकि जब ये वेव्स बने तो आपको इसके लॉजिक के बारे में पता हो। दोस्तों जब भी मार्केट के अंदर फर्स्ट वेव बनती है वो एक करेक्शन खत्म होते ही बनती है। तो जब करेक्शन खत्म होती फर्स्ट वेव बनती है, वहां पर लोगों को, एक क्राउड को एक बिहेवियर ऐसा होता है उस टाइम पे कि वहां पर उनको समझने के लिए मौका नहीं मिलता कि यहाँ पर हमारा जो ट्रेंड है वो हमारा ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो गया है। तो अभी भी वो उनके मन में एक बियरपन ही चल रहा होता है, एक बियर मार्केट ही चल रही होती है। तभी आप देखते हैं कि जब भी मार्केट एकदम नीचे करेक्शन करने जाती है, वहां से अपना वो बॉटम बनाते हैं, मार्केट एकदम ऊपर आ जाती है। तो जब भी उस टाइम पे बॉटम बनाती है तो वहां पर लोगों को बिलीव नहीं होता कि यहाँ पर हमारा ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो इसी वजह से जो इलीट वेव है ये अपने आप में यूनिक है। जब हमारे को पहली इंपल्सिव वेव मिल जाती है वहां पर हम समझ सकते हैं कि यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब सेकंड जब वेव बनती है, इसका मतलब वो नीचे की तरफ इसका काउंटर ट्रेंड है। फर्स्ट वेव हमारी होगी एक ट्रेंडिंग मूव, सेकंड वेव होगी इसके सामने हमारी काउंटर ट्रेंड, जिसको हम बोलेंगे इसकी करेक्शन है। तो सेकंड वेव जो हमारी करेक्शन वाली वेव होती है, उस वेव के अंदर हमारी जो मार्केट जब नीचे आती है तो वहां पर
कंफर्म हो जाता कि मार्केट में अभी कोई भी तेजी नहीं होने वाली। जिन्होंने भी फर्स्ट वेव के अंदर थोड़ा सा तेजी बनाई हुई थी, एक अपने आप को उन्होंने सोचा यार यहाँ से हो सकता है मार्केट ऊपर चली जाएगी, बट उनको वो चीज़ होती नज़र नहीं आती। वहाँ पर मार्केट जब सेकेंड वेव में अपनी करेक्शन कर रही होती है तो वहाँ पर सबको यही बिलीव होता है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे चली जाएगी, भी मार्केट का ट्रेंड भी चेंज नहीं हुआ। सडनली उस टाइम पे हमारी जो सेकंड वेव होती है उसका बॉटम बन जाता है और वहां से मार्केट जो है वो थर्ड मूव के लिए निकल जाती है। अक्सर 5 जो सबऑर्डिनेट की जो मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5, इस 5 सबऑर्डिनेट के अंदर अंदर में जो थर्ड वाला पार्ट होता है, थर्ड वेव, वो ज़्यादातर टाइम में वो एक्सटेंडेड वेव होती है। वो इसलिए एक्सटेंडेड वेव होती है जब दोस्तों सेकंड करेक्शन खत्म करने के बाद जब थर्ड मूव में मार्केट जाती है, वहां पर जितना भी एक जो मेन जो बड़ा बायर था वो तो है ही ऑलरेडी, जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में काम कर रहा है, तो धीरे धीरे इस टाइम पीरियड में जितने लोगों के नीचे शॉर्ट्स लगे होते हैं वो भी स्क्यूज ऑफ होने शुरू हो जाते हैं, वो भी अपने खत्म होना शुरू हो जाता है। वो जब, क्योंकि जिन्होंने शॉर्ट बना रखा है वो बाय करेंगे तभी तो उनकी पोजीशन खत्म होगी, तो वहां पर आकर के वो शॉर्ट्स खत्म हो जाते हैं। प्लस वहां पर कहीं ना कहीं लोकल रिटेलर्स को भी लगना लगता है हो सकता है यहाँ से मार्केट एक बाउंस के लिए चली जाए, तो वहां पर वो अपनी पोजीशंस को थर्ड वेव में बना लेते हैं। फिर जब थर्ड वेव हमारी बन जाती है, वहां पर बनने के बाद हमारी फोर्थ वेव दोबारा करेक्शन में स्टार्ट हो जाती है। वहीं पे वही जो रिटेलर अभी कह रहा था नहीं यार अब यहाँ से ये बाउंस के लिए ऊपर जा रहा है, अब यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज हो गया, बट वहीं पे हमारे को फोर्थ वेव की करेक्शन देखने को मिलती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि मार्केट कभी भी सीधी सीधी ऊपर नहीं जाती, वो ऊपर नीचे होकर जाती है। तो ये वही जो ऊपर नीचे होने वाला ही पैटर्न है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो जब रूल्स ये जो हमारा जो फोर्थ वेव है बन जाती है, इसका भी बॉटम फाइंड हो जाता है और हमारी 5 वेव के लिए मार्केट ऊपर से चली जाती, दोबारा ऊपर चली जाती है। वहां पर हमारी फिफ्थ जब हमारी कंप्लीट होती है, वहां तक सारे लोगों को, सारे क्राउड को यही लगता है कि यहाँ से मार्केट हमारी अब ऊपर की तरफ चली जाएगी। जैसे ही हमारा फिफ्थ वहां पे कंप्लीट होता है तो आप ये समझ के चले जो हमारी नीचे से वेव ऊपर फिफ्थ तक गई है, ये पूरी की पूरी इंपल्स मूव जो है वो अपनी पैटर्न को खत्म कर लेता है। जब वो पैटर्न खत्म कर लेता है वहां से हमारे को दिखता है दोबारा से करेक्शन और मार्केट वहां से दोबारा नीचे आने स्टार्ट हो जाती है। जब वहां से मार्केट नीचे आनी स्टार्ट हो जाती है तो वहां पर जितना भी रिटेलर ने बीच में थर्ड वेव में फिफ्थ वेव में बाइंग करी होती है, वो ही रिटेलर वहां पर आकर के फंस जाता है। जो बाइंग पोजीशन बना के बैठा होता है फिफ्थ वेव में, वो करेक्शन के टाइम पे उसको डरने लग जाता है और वो लॉस में अपना माल को काट के बाहर निकल जाता है। तो मार्केट जो है वो मूव करती है एक साइकिल में, तो मार्केट इस तरीके से साइकिल की साइकिल चलती चली जाती है। तो अब इसका जो पहला मैंने आपको रूल बताया था, सेकंड वेव जो है वो फर्स्ट वेव के नीचे नहीं आनी चाहिए, अगर वो नीचे आ जाती है तो हमारी वो मूव खत्म है। अब सेकंड रूल मैं आपको बता दूं इसका कि जो फोर्थ वेव है वो सेकंड वेव के नीचे नहीं आनी चाहिए, मतलब थर्ड वेव को 100% रिट्रेस 100% उसको उससे नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर वो फोर्थ वेव जो है वो 100% नीचे आ जाती है 2 से, तो इसका मतलब जो हमारे को जो सबऑर्डिनेट मिले हैं वो 3 मिले हैं, क्योंकि फोर्थ के बाद तो फिफ्थ ऊपर जाना ही है। अगर वो नहीं जाता, इसका मतलब वो नीचे आ जाता, तो वो हमारी थर्ड सबऑर्डिनेट हो गए। तो थर्ड सबऑर्डिनेट का मतलब है 3 सबऑर्डिनेट का सीधा सीधा क्लियरिटी यही है कि वो हमारी इंपल्सिव मूव नहीं है, तो उसको इंपल्स वेव कंसिडर नहीं करेंगे। साथ ही साथ में जो फोर्थ वेव होगी, अगर वो ट्रेंडिंग मूव है, वो फर्स्ट की टेरिटरी में बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, जैसे इस टाइम पे निफ्टी में बनता हुआ नजर आ रहा है, मैंने वहां पे वीडियो बनाई है, वहां पर मैं यही चीज आपको क्लियर कर रहा था कि जब भी हमारे को फोर्थ वेव बनती है वो फर्स्ट की टेरिटरी में बिल्कुल भी नहीं आती। तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना, अगर वो जो फोर्थ वेव है अगर फर्स्ट की टेरिटरी में आ जाती है तो इसका मतलब है दोस्तों कि वो इंपल्सिव मूव हमारी नहीं है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है इस थ्योरी का, इस इंपल्सिव मूव का, कि जो हमारी थर्ड वेव है वो कभी भी तीनों वेव में छोटी नहीं होनी चाहिए। तीनों वेव क्यों, 5 वेव है, मैं 3 की बात क्यों कर रहा हूं। आप देख रहे हैं जो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो मेन डायरेक्शन में है, वो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट वेव है, थर्ड वेव है एंड फिफ्थ वेव है। इन तीनों वेव जो है वो एक अपनी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ट्रेंडिंग मूव में जा रहे हैं, और जो सेकंड मूव है और फोर्थ मूव है वो इन दोनों की एक काउंटर मूव है, तो उसको हम कंसिडर अभी नहीं करेंगे। जो 3 मूव है 1, 3, 5, इन तीनों वेव को
हम देखेंगे कि उसके अंदर से जो थर्ड वेव है वो हमारी छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर 1 छोटी है, 3 बड़ी है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 छोटी है, 5th भी छोटी है, बट 3 जो है वो बड़ी है। अगर यहाँ पर एग्जांपल फर्स्ट एक्सटेंडेड होती, फर्स्ट बड़ी होती, तो उस केस में हमारी थर्ड जो है वो एक्सटेंडेड नहीं होगी, वो छोटी बनेगी। और उस केस में हमारे को ये भी समझना है, अगर फर्स्ट वेव एक्सटेंडेड है, थर्ड वेव उससे छोटी बनी, तो इसका मतलब 5th वेव जो है वो और छोटी बनेगी। अगर 5th वेव भी बड़ी बन गई तो इसका मतलब जो बीच की थर्ड वेव है वो छोटी हो गई, तो वो हमारे इसमें नॉट अलाउड है, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ अभी तक नहीं समझ आई, आप दोबारा से ये वीडियो देखें, आप दोबारा से ये रूल्स देखें। जब तक ये रूल आपको क्लियर नहीं होते तब तक आपको इलियड वेव आगे जाके वो टफ लगेगी, आपको चीज़ समझ नहीं आएगी। इसके मेन 3 रूल हैं, एक बार मैं इसको रिपीट कर दूं। सेकंड मूव जो है वो फर्स्ट के नीचे नहीं आनी चाहिए, 4th वेव सेकंड के नीचे नहीं आनी चाहिए, साथ ही साथ में फर्स्ट वेव की टेरिटरी के अंदर भी नहीं आनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, जो वेव थर्ड है वो छोटी, तीनों में से छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट वो छोटी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे जो मेजर मेन रूल्स हैं वो 3 रूल हैं एक इंपल्सिव मूव के। अगर इसमें से कोई भी पार्ट टूटता हुआ नजर आता है, एक एक्यूरेट नहीं बनता, तो वहां पर हम ये समझ लेंगे ऑटोमेटिकली वो हमारी इंपल्सिव मूव नहीं है, उसको फिर हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम उसको फिर करेक्टिंग में कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ गाइडलाइंस की। अब गाइडलाइंस जो है वो एक जस्ट गाइडलाइन है, बट इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। एक ये रूल नहीं है कि 100% ही ऐसा होना है, बट ये गाइडलाइंस है, तो गाइडलाइंस भी एक पैरेलली कह सकते हो कि आप इसको भी मान के चलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम इसको इग्नोर करेंगे। उसका सबसे पहला रूल है गाइडलाइंस का, वो है वेव 2 वेव 4। ये 2 वेव्स है हमारी जो हमारी करेक्टिव है। ठीक है ना, जैसे आप फर्स्ट देखिए, फर्स्ट एक ट्रेंडिंग ऊपर गई, सेकंड जो है उसकी करेक्शन के नीचे आई, काउंटर ट्रेंड है, थर्ड ऊपर गई, फोर्थ उसका काउंटर ट्रेंड है, 5th ऊपर गई। अब इसके अंदर 2 वेव है जो नीचे की तरफ आई है, एक काउंटर ट्रेंड में आई है। जिस वेव में आपको वेव 2 में आपको साइडवेज मार्केट मिलेगी, साइडवेज करेक्शन मिलेगी, तो आप ये समझ लीजिएगा कि 4th वेव में आपको अल्टरनेशन मिलेगी, मतलब उसका अपोजिट मिलेगा, वहां पर आपको शार्प करेक्शन देखने को मिलेगी। अगर वेव 2 में हमारी साइडवेज मार्केट हुई, टाइम वेज मार्केट ने करेक्शन करी, तो 4th वेव जो है वो प्राइस वाइज करेक्शन करेगी और बहुत ही शार्प करेक्शन करेगी। अगर वेव 2 ने शार्प करेक्शन कर ली और यहां पर प्राइस वाइज करेक्शन होगी, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए वेव 4th होगी वो साइडवेज करेक्शन करेगी। तो ये दोनों अपने आप में अल्टरनेट होंगे, और अल्टरनेशन का जो मेन पार्ट है ये गाइडलाइंस में जरूर आता है, बट ये भी हमारा उतना ही कंसीडर हमारा करना है जितना हमने रूल्स को कंसीडर किया है। ठीक है, अब इसका सेकंड गाइडलाइंस ये है कि जो इक्वलिटी मतलब जब भी मार्केट में फर्स्ट वेव बनी है, थर्ड वेव बनी है, 5th वेव बनी है, इन तीनों वेव के अंदर अगर फर्स्ट वेव एक्सटेंडेड है तो इसका मतलब 3rd और 5 जो है वो मोटा माटी कहीं ना कहीं इक्वल होंगे। ठीक है, अगर 3rd वेव एक्सटेंडेड है तो इसका मतलब फर्स्ट वेव एंड 5th वेव इक्वल होंगे। अगर फर्स्ट और 3rd इक्वल है तो इसका मतलब 5th एक्सटेंडेड होगी। ठीक है, तीनों में से एक एक्सटेंडेड होगी और 2 जो होंगी वो कहीं ना कहीं मोटा माटी इक्वलिटी होगी। ये हमारे पास ब्लैंक चार्ट है। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं ये हमारे को फर्स्ट वेव मिली, ये सेकेंड, ये 3rd, देन ये 4th, देन ये 5। ठीक है, इसका सबसे पहला रूल ये है, मैं आपको बता दूं कि जो 3rd वेव है वो हमेशा कभी छोटी नहीं होगी। ठीक है, बड़ी हो सकती है, छोटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर वो छोटी है तो उसका मतलब आप इसको देखने में गलती कर रहे हैं। अब ये जो सेकंड मूव है ये फर्स्ट के नीचे नहीं आनी चाहिए, क्लियर है, और जो 4th है वो 2 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर 4 के नीचे आ गया तो इसका मतलब वो 3 सबऑर्डिनेट है, तो मार्केट तो बनी नहीं, इंपल्स तो बनी नहीं, तो हमारा जो 4th वेव है वो इसके नीचे नहीं आना चाहिए। इवन कि ये हमारी फर्स्ट वेव की टेरिटरी जहां से स्टार्ट होती है, ये 4th वेव जो है ये फर्स्ट के अंदर भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट वेव के अंदर 4th वेव को नहीं आना चाहिए। अगर आ जाता तो हमारी जो एनालिसिस है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा रूल हमारा यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो 1 2 3 4 देन 5।
अब अगर फर्स्ट एक्सटेंडेड है, ठीक है, अगर हमारी फर्स्ट एक्सटेंडेड है तो हमारी जो थर्ड है वो और फिफ्थ जो है वो मोटा माटी कहीं ना कहीं इक्वल होगी। डन। अगर हमारी फिफ्थ एक्सटेंडेड है तो कहीं ना कहीं फर्स्ट और हमारी थर्ड जो है वो इक्वल होगी। ये गाइडलाइंस है, बट ये कोई रूल नहीं है। रूल आपका यही है इसके अंदर कि थर्ड हमारी छोटी नहीं होनी चाहिए, सेकंड 1 से नीचे नहीं आना चाहिए, 4 1 की टेरिटरी में और सेकंड के नीचे नहीं आना चाहिए। ये रूल्स हैं और वो गाइडलाइंस है। और दोनों सेकंड में अगर शार्प करेक्शन आई है तो वेव फोर्थ में हमारे को साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगी। अगर हमारे को फर्स्ट के अंदर साइडवेज मार्केट मिलती है तो वहां पर हमारे को फोर्थ में शार्प करेक्शन देखने को मिलेगी। ये भी एक गाइडलाइंस का पार्ट है। अगर आपको मैं कुछ लाइव मार्केट में बताऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे ये फर्स्ट सबऑर्डिनेट बनी, पहली वेव, सेकंड वेव ये हो गई, थर्ड वेव ये है, फोर्थ वेव ये है। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फोर्थ वेव जो है वो फर्स्ट की टेरिटरी में एंटर नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये वाली जो रूल था ये हमारा खत्म हो चुका है। यही सेम चीज़ मैंने आपको एनालिसिस में बताई है, आप वहाँ जाकर के भी देख सकते हैं। अब इसके आगे का क्या सिनेरियो वो तो हम चलती मार्केट बात करेंगे। फिलहाल अब यहाँ पर जो है मैं आपको वेव्स के बारे में बता रहा हूँ, तो पहले उसको समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे गाइडलाइंस और रूल्स हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर इम्पल्सिव मूव के अंदर आपको कोई भी प्रकार का किसी भी तरीके का डाउट हो, कोशिश करना, अगर आपको वीडियो पहली बार में समझ नहीं आई, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो। इससे इजी तरीके में मैं नहीं समझता कोई भी आपको बता पाएगा। सबसे इजी तरीके से आपको बताया है, सबसे बेस्ट वे में बताया है, और इसके अलावा कोई और रूल भी नहीं है। मैं इसके अंदर बहुत सी चीज़ें डाल देता पर वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। अगर आप मेरी और वीडियोस देखना चाहते हैं इलीड वेव के रिगार्डिंग, क्योंकि अभी आपसे मैंने करेक्शन की बात नहीं करी, भी सिर्फ इंपल्सिव की बात करी है, तो जब मैं करेक्शन की वीडियो डालूं वो भी आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं, चाहे मैं निफ्टी के एनालिसिस की डालूं, चाहे मैं इलीड वेव की डालूं, तो आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो सब्सक्राइब करने के लिए आप पहले सब्सक्राइब बटन पे जाएं, साथ में दिया हुआ बेल आइकन है, उसके बाद ऊपर जाकर के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक वो सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो दोस्तों लाइक करना मत भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसको आप शेयर करेंगे उससे क्या होगा कि लोगों तक ये इलीड वेव पहुँचेगा। इलीड वेव थ्योरी जो है वो अभी इतनी बहुत ज़्यादा मतलब फेमस नहीं है इंडिया के अंदर। अगर आप बात करते हैं अमेरिका में, अगर आप बात करते हैं बाहर की, तो वहाँ पर तो ये काफ़ी पॉपुलर है, बट इंडिया के अंदर अभी इतनी पॉपुलर नहीं है। तो यहाँ पर आप जैसे जैसे दोस्तों के शेयर करेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि इलीड वेव थ्योरी भी कुछ कंसेप्ट है, जो एक फोरकास्ट थ्योरी है, जिसकी ब्याह से हम एक अगले पैटर्न को भी जज कर पाएंगे। तो वो लोग भी कमाएंगे, आप भी कमाएं, हम भी आपके पास आए, हम भी कमाएंगे, आप भी कमाएं, तो मार्केट में मिलकर चलेंगे। मैं चाहता हूँ मेरी अपनी कम्युनिटी बने और मैं आपको अपनी कम्युनिटी के अंदर अपनी फैमिली मेंबर बन के आपको मार्केट के साथ साथ लेता चलूँ, और किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रही है आपको गाइड करता चलूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।